Hello everyone, welcome back to my channel The Economics Hub। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम वैल्यू मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक को हम फर्दर डिस्कस करेंगे आज। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। इट मीन्स हमने जो उस दिन वैल्यू एडेड मेथड के बारे में स्टडी करा, तो उस वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं, यानी क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, यानी कौन सी चीज़ें वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते टाइम ऐड होंगी और कौन सी चीज़ें ऐड नहीं होंगी। तो हमारा पहला प्रिकॉशन या आप बोल सकते हो फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी सेकंड हैंड गुड्स होती हैं, उन सेकंड हैंड गुड्स की जो सेल एंड परचेज़ है उसको हम वैल्यू एडेड मेथड में या नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने क्या बोला, ये कैसी गुड्स हैं? सेकंड हैंड गुड्स। इट मीन्स ये ऑलरेडी पहले कभी सेल या परचेज़ हो रखी हैं। तो जब भी ये पहले फर्स्ट टाइम सेल एंड परचेज़ हुई होंगी तब इनकी वैल्यू जो है नेशनल इनकम में काउंट हो गई होगी। तो हमें पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि जो सेकंड हैंड गुड्स होती हैं उनकी सेल एंड परचेज़ को हम वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो हमारी सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज़ पे जो कमीशन अर्न होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जब भी हम सेल या परचेज़ करते हैं तो बीच में कुछ एजेंट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, कमीशन अर्न करते हैं। तो उन सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज़ पे जब कमीशन अर्न की जाती है तो उस कमीशन को हम वैल्यू एडेड मेथड में ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन उन गुड्स पे जो कमीशन अर्न की जाती है उसको ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कमीशन है वो क्या है, फर्स्ट टाइम अर्न की जा रही है। वो जो हमारा एजेंट है उसकी सर्विसेज हैं, उसके बदले में हमें कमीशन मिल रही है। ठीक है, अब थर्ड है हमारा ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज़ टेकन इनटू अकाउंट वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई प्रोडक्शन यूनिट होती है, यानी जो भी कोई प्रोड्यूसर होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को जब प्रोड्यूस करता है तो उसमें से जो गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल्फ कंजप्शन के लिए या अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते टाइम। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि एक प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है, कार प्रोड्यूस करता है। तो उसमें से वो एक कार अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ कर रहा है, यानी आप बोल सकते हो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। तो इस कार के प्रोडक्शन को भी वैल्यू एडेड मेथड में ऐड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि अगर इसी कार को मार्केट में सेल किया जाता तो क्या होता, हमें मनी मिलता। ठीक है, यानी इनकम मिलती। तो ये क्या है, एक नॉर्मल प्रोडक्शन है इस कार का जो कि मार्केट पर्पज़ के लिए किया गया था, जिसको कि हमारे प्रोड्यूसर ने सेल्फ यूज़ के लिए या बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो कार जो हो गई, जो उसने यूज़ करी वो हमारी ऐड हो जाएगी। उसके बाद है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज़ टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। देखो, अभी हमने बोला था कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए या बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहा है। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कोई भी प्रोडक्शन की हुई गुड्स को खुद यूज़ करता है, सेल्फ कंजप्शन करता है, तो उसको भी हम वैल्यू एडेड मेथड में ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस क्यों हुई थी, ताकि वो मार्केट में सेल हो सकें, परचेज़ हो सकें। ठीक है, उस तो अब यहाँ पे अगर जब प्रोड्यूसर जो है वो सेल्फ कंजप्शन कर रहा है, इट मीन्स वो भी उनको फाइनली यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए उसको ऐड किया जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल क्या है कि वीट प्रोड्यूस किया किसी भी फार्मर ने। अब ऑब्वियसली जब फार्मर्स जो हैं वो वीट या कोई भी ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनको सेल्फ यूज़ भी करते हैं। तो जो सेल्फ कंजप्शन का जो उनका पार्ट है उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर वो अपना जो वीट है उसको यूज़ नहीं करते तो क्या करते, मार्केट से परचेज़ करते। ठीक है, तो अभी हमने 4 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट देखा कि जो सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी सेल एंड परचेज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन उन पे जो कमीशन होती है
उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई भी अपनी बनाई हुई चीज़ को यूज़ करता है तो उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी प्रोड्यूसर अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए चीज़ें यूज़ करता है तो उसको भी ऐड किया जाता है कंप्यूटेशन में। और उसके बाद वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। ठीक है, यानी जो भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ की जाती हैं उनकी वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है। ये हम ऑब्वियसली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यू एडेड मेथड में हम कौन सी गुड्स को यूज़ करते हैं या कौन सी गुड्स के सेल एंड परचेज को इंक्लूड करते हैं जो कि फाइनल गुड्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो ऑब्वियसली बाद में जाके क्या बन जाएंगी, फाइनल गुड्स बन जाएंगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये प्रिकॉशन हो गया। उसके बाद अगला प्रिकॉशन हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो इम्प्यूटेड रेंट होता है ओनर का वो भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम सभी ऑब्वियसली किसी न किसी घर में रह रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दो केस होते हैं, एक कि घर क्या है आपका खुद का है और दूसरा आपने रेंट पे ख़रीदा है। तो जब रेंट पे ख़रीदा है तो ऑब्वियसली उस जो घर की वैल्यू है उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, क्योंकि उस घर से क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। लेकिन जब आप अपने खुद के घर को यूज़ करते हो तो आप उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता, कहीं और से घर हायर करना पड़ता। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आप उस घर में नहीं रह रहे होते तो मान लो उस घर का रेंट जो है वो 5000 पर मंथ होता है तो आपको 5000 की इनकम जनरेट होती। तो एक तरीके से आपकी इनकम जो है वो सेव हो रही है यहाँ पे, यानी आपका मनी सेव हो रहा है। तो इसलिए जो इम्प्यूटेड रेंट है यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप खुद यूज़ कर रहे हो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो भी सेल्फ कंजप्शन के लिए या सेल्फ यूज़ के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको हम वैल्यू एडेड मेथड में यूज़ नहीं करते हैं। यानी खुद के लिए जो हम सर्विसेज कर रहे हैं, खुद के लिए सर्विसेज कैसे कि हमारे घर में क्या होता है, जो मदर होती हैं या जो भी वाइफ होती हैं वो क्या करती हैं, घर के सारे काम करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेल्फ कंजप्शन के लिए बोल सकते हो या सेल्फ यूज़ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना हो गया। तो इस चीज़ को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो आप खुद के लिए करते हो वो आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करना। यानी आपकी मदर जो आपके लिए काम करती हैं आप उनकी वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर सकते, पैसों में आप उनको तौल नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते टाइम। उसके बाद अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग एंड द वेज टू अवॉइड इट। यानी वैल्यू एडेड मेथड में एक प्रॉब्लम या आप बोल सकते हो एक मिस्टेक है जो बहुत कॉमनली होती है, वो है डबल काउंटिंग की मिस्टेक। यानी हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार काउंट करते हैं। ठीक है, अब ये डबल काउंटिंग होती क्या है और हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं, ये चीज़ अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। So while estimating national income as the market value of final goods produced in the economy, one is likely to encounter the problem of double counting। यानी जब भी कोई पर्सन नेशनल इनकम काउंट करता है वैल्यू एडेड मेथड से तो उसको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब हम किसी एक गुड को, किसी भी सर्टेन गुड्स को बार बार काउंट कर लेते हैं, यानी मोर देन वन, एक से ज़्यादा बार काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काउंट होती है, क्योंकि हम क्या नहीं पता कर पाते, हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। यानी अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम काउंट करते टाइम हमें ओनली फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना होता है। लेकिन हम कई बार क्या है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते और कई बार गलती से इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर लेते हैं और उससे हमारा क्या हो जाता है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है,
एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट हमें क्लासीफाई करना है किसी भी सेल को, यानी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल हो रही है उसको क्लासीफाई करना है कि ये फाइनल गुड्स की सेल है या किसकी है, इंटरमीडिएट गुड्स की सेल। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं क्लासीफाई, उसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल या इस इलस्ट्रेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं। सपोज अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 ton of wheat and sells it for ₹400 in the market to a flour mill. As far as the farmer is concerned, the sale of wheat is the final sale and he gets ₹400 for this. These ₹400 becomes his contribution to GDP or value added by him. It means कि सपोज करिए एक फार्मर है, उसने क्या किया, 1 टन जो वीट है यानी जो गेहूँ है वो प्रोड्यूस किए और उनको मार्केट में सेल कर दिया। कितने रुपए में, 400 रुपीज़ में। ठीक है, मार्केट में किसको सेल किया, एक फ्लोर मिल को, यानी जो आटा बनाने वाली जो मिल होती है उसको सेल कर दिया। तो अगर हम फार्मर के केस में देखें तो उस फार्मर के लिए तो ये जो वीट की जो सेल हुई वो क्या हो गई, फाइनल सेल हो गई, यानी उस फार्मर के लिए ये जो वीट है वो एक फाइनल गुड हो गई। ठीक है, और वो क्या मानेगा या उसको हम क्या मानेंगे कि उस फाइनल गुड को सेल करके फार्मर ने 400 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन दे दिया जीडीपी में। ठीक है, यानी अगर हम फार्मर के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो वीट की सेल है ये क्या है, फाइनल गुड्स की सेल है। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड फ्लोर मिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लोर मिल क्या करता है, इन वीट को इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज़ करता है। कैसे कि वो इन वीट से यानी इन गेहूं से क्या करता है, आटा बनाता है। ठीक है, अब आटा बना के उसको 600 रुपीज़ में सेल कर देता है, किसको, एक बेकर को, जो कि उसका क्या बनाएगा, बाद में बिस्किट या ब्रेड बनाएगा। तो अब ये जो आटा इसने बेचा फ्लोर मिल ने, उसके लिए ये क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। अगेन फ्लोर मिल वाले के लिए फ्लोर क्या हो गया, फाइनल गुड, जो कि किसको बेची जा रही है, बेकर को 600 रुपीज़ में। लेकिन अगर हम बेकर की बात करें तो बेकर के लिए ये क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड हो गई। इंटरमीडिएट गुड क्यों हो गई, क्योंकि इससे वो क्या बनाएगा, ब्रेड बनाएगा। ठीक है, तो अब बेकर ने क्या किया, ब्रेड्स बनाई और उनको एक शॉपकीपर को बेच दिया 800 रुपीज़ में। अगेन ये जो ब्रेड शॉपकीपर को बेची गई बेकर ने, ठीक है, तो ये बेकर के लिए क्या हो गई, फाइनल गुड्स हो गई। लेकिन अगर हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगेन, तो ये शॉपकीपर के लिए क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, क्योंकि शॉपकीपर इसको अगेन सेल कर देगा किसी भी एक फाइनल कंज्यूमर को। देखो यहाँ पे बात आ रही है फाइनल कंज्यूमर की, इट मीन्स यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, ये फाइनल गुड्स हो जाएंगी, जो कि 900 रुपीज़ में सेल कर दी। तो अगर हम इस पूरी इंटायर चेन ऑफ प्रोडक्शन की एक्टिविटी को देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हर एक पर्सन के लिए अपनी जो गुड्स हैं वो फाइनल गुड्स हैं। जैसे कि जो हमारा फार्मर था उसके लिए वीट फाइनल गुड थी, जो फ्लोर मिल थी उसके लिए फ्लोर फाइनल गुड था, बेकर के लिए ब्रेड थी, और शॉपकीपर के लिए जो ब्रेड उसने फाइनल यूज़र को सेल करी वो फाइनल गुड थी। ठीक है, यानी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबके लिए फाइनल गुड्स थी। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी को ध्यान से देखें, तो केवल जो लास्ट में फाइनल कंज्यूमर को जो ब्रेड सेल की गई वही फाइनल गुड है, क्योंकि वो फाइनल कंज्यूमर को सेल की। बाकी की जो गुड्स थी वो क्या थी, इंटरमीडिएट थी। कैसे, गेहूं जो है वो फ्लोर मिल के लिए इंटरमीडिएट था क्योंकि उसने गेहूं से आटा बनाया। आटा जो है वो बेकर के लिए इंटरमीडिएट था क्योंकि बेकर ने आटे से क्या बनाई, ब्रेड बनाई। और ब्रेड जो है वो शॉपकीपर के लिए तब तक इंटरमीडिएट थी जब तक कि उसने फाइनल यूज़र को सेल नहीं करी। तो इस तरीके से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है राइस, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये जो एक स्पेसिफिक गुड है वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को अच्छे से देखना पड़ता है, कीन ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कि कोई भी पर्टिकुलर गुड फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम क्या करते हैं, जीडीपी के एस्टिमेशन को ग्रॉसली ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, जो कि अभी हमने इस एग्जांपल के केस में किया। कैसे कि अगर हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो हमारी पूरी जीडीपी कितनी निकल के आएगी, 400 वीट की सेल, 600 फ्लोर की, 800 ब्रेड की और 900 जो कि शॉपकीपर ने फाइनल यूज़र को
सेल करी। तो इस तरीके से अगर हम टोटल सेल को ऐड कर लें तो जो 2700 है वो फाइनल गुड्स की सेल है, ठीक है। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें जो कि रियलिटी थी, तो रियलिटी की बात करें तो ओनली 900 की जो सेल है वो फाइनल कंज्यूमर को जो की गई है वही क्या है, फाइनल सेल है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हमें ओवर एस्टिमेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि जीडीपी थी 900 लेकिन हमने कितनी कर ली, 2700 काउंट कर ली। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है हमें जब भी वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हमें केयरफुल होना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। यानी हम कैसे पता लगाएंगे कि जो शॉपकीपर ने फाइनल यूज़र को जो 900 में ब्रेड सेल करी वही फाइनल गुड्स हैं, ये कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए दो मेथड होते हैं, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। अब हम देखते हैं कि ये दोनों मेथड कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल आउटपुट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी कंसीडर्ड। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। फाइनल आउटपुट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करते हैं एस्टिमेशन में, ठीक है, जीडीपी के एस्टिमेशन में। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम इसलिए एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि अभी उन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, अभी वो रेडी नहीं है यूज़ करने के लिए फाइनल कंज्यूमर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि फाइनल आउटपुट मेथड में हमें फाइनल गुड्स को कंसीडर करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। तो अब हम उस एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें जो कि वीट वाला था, तो वहाँ पे फाइनल गुड्स कौन सी थी, 900 की, जो कि ब्रेड सेल की गई थी फाइनल कंज्यूमर को। तो केवल 900 को ही इंक्लूड किया जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा ये ना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें नहीं पता चल पाता। सीधी सी बात है, फार्मर के लिए तो जो गेहूँ उसने सेल किए वो फाइनल गुड्स थे, फ्लोर मिल के लिए जो फ्लोर सेल किया वो फाइनल गुड्स था। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो इसलिए हम दूसरा मेथड यूज़ करें तो वो थोड़ा सही रहेगा, जो कि है वैल्यू एडेड मेथड। अब इसमें हमें कैसे काम करना है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड sum total of value added by all producing units within the domestic territory of the country is to be considered in the estimation of GDP। यानी हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जो भी वैल्यू ऐड की गई है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा केवल उसी को ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड करना क्या होता है, क्या कहलाता है वैल्यू एडेड, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। वैल्यू एडेड का मतलब है आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन के बीच में डिफरेंस, यानी जो भी हमारा आउटपुट हुआ उसके बीच में और जो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। यानी हमें क्या करना है, हर एक चीज़ की वैल्यू एडेड को देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो क्या हुआ, हमने एक बाइक खरीदी, सॉरी एक नॉर्मल सी एक साइकिल खरीदी 5000 रुपीज़ की, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको अच्छे से रिपेयर कर दिया, पेंट वेंट कर दिया और उसके बाद उसको दोबारा से सेल किया 8000 में। अब 5000 की हमने सेल करी, सॉरी परचेज़ करी, और सेल कितने की करी, 8000 की। तो हमने कितने रुपीज़ की वैल्यू ऐड कर दी इसमें, 3000 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है क्या, वैल्यू एडेड। तो इस चीज़ को जो 3000 रुपीज़ है ओनली इसको हम ऐड करेंगे वैल्यू एडेड मेथड में। तो इससे क्या होगा, जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जो हमारा फार्मर था उसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी, 400 की, क्योंकि उसने 400 में अपना जो वीट है वो सेल किया। उसके बाद जो फ्लोर मिल है उसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी, 200 की, क्योंकि 400 में वीट ख़रीदा था और 600 में क्या कर दिया था, फ्लोर बना के बेच दिया था। उसके बाद बेकर ने कितने रुपीज़ की वैल्यू ऐड करी, अगेन 200 की, क्योंकि उसने 600 का फ्लोर ख़रीदा और 800 में उसको बेच दिया। उसके बाद जो बेकर है उसने कितने की वैल्यू ऐड करी, 100 की, क्योंकि उसने 800 का फ्लोर ख़रीदा और 9 जो शॉपकीपर है उसकी अगर हम बात करें तो उसने 800 की ब्रेड ख़रीदी और 900 में बेच दी। तो इस तरीके से हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
हमारा जो वैल्यू एडिट के थ्रू जो एस्टिमेशन है वो निकल के आ जाएगा 400 + 2 + 2 + 100 दैट इज़ 900। यानी दोनों में आंसर सेम है। फाइनल आउटपुट मेथड यूज़ करो या वैल्यू एडिट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक बार वैल्यू एडिट कैसे हुआ हम वापस से बता देते हैं। ये देखो 400 का किसने सेल किया था, फार्मर ने। तो ये हो गई फार्मर की वैल्यू एडिट जो कि हमने 400 लिखी। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, फ्लोर मिल की, तो उसने 400 में ख़रीदा और 600 में बेच दिया। यानी कितने की वैल्यू ऐड कर दी, 200 की, जो कि हमने ऐड कर दी थी। उसके बाद अगर हम बेकर की बात करें तो 600 में ख़रीदा और 800 में बेच दिया। इसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी, 200 की, जो कि हमने ऐड की। उसके बाद अगर हम शॉपकीपर की बात करें तो उसने 800 में ख़रीदा और बेचा कितने में, 9 में। तो इसने कितने की वैल्यू ऐड करी, 100 की, जो कि हमने ऐड कर दी। तो इस तरीके से 400 + 200 + 200 + 100 टोटल कितना हो जाएगा, 900। तो 900 की वैल्यू ऐड हुई। तो इस तरीके से हम फाइनल आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो भी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप यहाँ पे जो भी हमने कंटेंट आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। तो आज का जो कंटेंट था, अगर हम इसको याद रखेंगे तो जो वैल्यू एडेड मेथड में जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको हम अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जहाँ पे कि हम प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा ये जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।